यदि आपकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है या उससे अधिक है तो आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। यदि आपकी उम्र 80 साल से अधिक है तो आप अति वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने एक और विशेष श्रेणी रखी है जिसे निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, जिसमें वे लोग आते हैं जिनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक हो, जिनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज तक सीमित हो और वो भी एक ही निर्दिष्ट बैंक खाते में प्राप्त होती हो। इन श्रेणियों को समझना जरूरी है क्योंकि कई लाभ उम्र के अनुसार अलग अलग लागू होते हैं और सही श्रेणी में होने से टैक्स और अन्य प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं। अब आयकर की बात करते हैं। वित्त वर्ष 25 से 26 यानी आकलन वर्ष 26 से 27 में यदि आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं तो कर की दरें कुछ इस तरह हैं। 4 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 87A की छूट के कारण कई स्थितियों में 12 लाख तक की कुल आय पर कर प्रभावी रूप से शून्य हो सकता है, लेकिन ये गणना आपकी आय के प्रकार और नियमों के अनुसार बदल सकती है। पेंशन या वेतन पाने वालों के लिए मानक कटौती भी उपलब्ध रहती है, जिससे कर योग्य आय और कम हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के वरिष्ठ नागरिकों को ये जानकारी आसान भाषा में समझ आए तो ये बात उनके साथ साझा करें और आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी उपयोगी अपडेट समय पर मिलती रहे। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी छूट सीमा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मिलती है। सामान्य व्यक्ति के लिए 2.5 लाख तक छूट होती है, वरिष्ठ नागरिक यानी 60 से 80 के बीच वालों के लिए 3 लाख तक और अति वरिष्ठ नागरिक यानी 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख तक। इसका मतलब यह है कि पुरानी व्यवस्था में शुरुआती स्तर पर ही टैक्स का बोझ कम हो जाता है। पुरानी व्यवस्था में एटीसी, एटीडी और कई अन्य कटौतियां और छूट उपलब्ध होती है, इसलिए कुछ लोगों के लिए ये विकल्प लाभकारी हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर भी खास राहत मिलती है। यदि आप बैंक एफडी, आरडी, बचत खाता या कुछ पात्र योजनाओं से ब्याज कमाते हैं तो धारा 80 टीटीबी के तहत 50,000 रुपए तक ब्याज आय पर कटौती ली जा सकती है। ये सुविधा खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि रिटायरमेंट के बाद ब्याज आधारित आय पर अतिरिक्त टैक्स बोझ कम हो। इस कटौती का लाभ लेने के लिए ब्याज प्रमाण पत्र, पासबुक प्रविष्टियां या बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजें व्यवस्थित रखना जरूरी है। निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक यानी 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए धारा 194P के तहत एक बड़ी सुविधा है। यदि आपकी आय केवल पेंशन और ब्याज तक सीमित है और दोनों एक ही निर्दिष्ट बैंक खाते में आते हैं तो आपको आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं रहता। आप बैंक को एक घोषणा देते हैं, बैंक आपकी कुल आय और पात्र कटौतियों को ध्यान में रखकर कर की गणना करता है और जितना कर बनता है उतना टीडीएस के रूप में काट देता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को पोर्टल, पासवर्ड, ओटीपी और ऑनलाइन फाइलिंग की परेशानी से काफी राहत मिलती है, लेकिन ये तभी लागू होता है जब आय वास्तव में केवल पेंशन और ब्याज तक सीमित हो। एडवांस टैक्स भी कई लोगों के लिए चिंता का विषय होता है, लेकिन निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यदि उनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है तो एडवांस टैक्स भरना जरूरी नहीं होता। यानी यदि आप पेंशनर हैं या आपकी आय किराया, ब्याज या अन्य गैर व्यावसायिक स्रोतों से है तो आपको तिमाही एडवांस टैक्स जमा कराने की अनिवार्यता नहीं रहती। इससे रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय योजना अधिक आरामदायक बन जाती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा खर्च वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, इसलिए यहाँ भी छूट अधिक दी गई है। धारा 80D में सामान्य व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक कटौती होती है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 50,000 रुपए तक हो जाती है। ये लाभ पुरानी कर व्यवस्था में लागू होता है। यदि आप अपने माता पिता का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भरते हैं और वे वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके लिए भी उच्च सीमा के अनुसार लाभ मिल सकता है। कुछ स्थितियों में यदि वरिष्ठ नागरिक के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो पात्र चिकित्सा खर्च पर भी नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है, बशर्ते रसीदें और प्रमाण सुरक्षित हों। धारा 80DD भी जो कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार खर्च पर कटौती देती है, उसमें भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा अधिक होती है। पात्र बीमारियों के इलाज पर वरिष्ठ नागरिक 1 लाख रुपए तक की कटौती ले सकते हैं। ये भी पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इस लाभ के लिए सही मेडिकल प्रमाण पत्र, अस्पताल बिल और अन्य दस्तावेज पूरे होने जरूरी हैं। इसलिए मेडिकल रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। डिजिटल युग में अधिकांश आयकर रिटर्न ऑनलाइन, लेकिन अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ मामलों में ITR 1 या ITR 4 कागजी रूप में भी जमा करने का विकल्प उपलब्ध रहता है, यदि वे नियमों के अनुसार पात्र हों।
ये सुविधा उन लोगों के लिए सहायक है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते या ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत महसूस करते हैं। एक सरल सलाह ये है कि यदि आपके घर में कोई 80 वर्ष से ऊपर हैं, तो उनके दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि बैंक या टैक्स से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। परिवार पेंशन वालों के लिए भी राहत बढ़ी है। यदि किसी पेंशनर का निधन हो जाए और परिवार को परिवार पेंशन मिल रही हो, तो उस पर मानक कटौती का लाभ मिलता है और नई कर व्यवस्था में परिवार पेंशन पर 25,000 रुपये तक मानक कटौती मानी जाती है। इससे आश्रित परिवार को कर के स्तर पर थोड़ी राहत मिलती है। जो वरिष्ठ नागरिक शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके लिए दीर्घकालिक का पूंजीगत लाभ की छूट सीमा भी महत्वपूर्ण है। पात्र दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में 1,25,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध होती है। यानी यदि आप लंबे समय के निवेश को बेचते हैं, तो पहले 1,50,000 रुपये तक के पात्र लाभ पर टैक्स नहीं बनता। इसके ऊपर की राशि पर नियमों के अनुसार टैक्स लगता है। ध्यान रखें, पूंजीगत लाभ अक्सर विशेष दरों पर कर योग्य होता है, इसलिए हर स्थिति में छूट की गणना एक जैसी नहीं होती। सही गणना करना जरूरी है। बैंकों में निवेश का एक व्यावहारिक लाभ ये है कि वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर एफडी जैसी योजनाओं पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है। कई बैंक 0.50% तक अतिरिक्त ब्याज देते हैं और कुछ मामलों में अतिवरिष्ठ नागरिकों को और बेहतर दर मिल सकती है। इसका मतलब है सामान जमा पर आपको थोड़ा अधिक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन बैंक चुनते समय केवल ब्याज दर ही नहीं, सुरक्षा, सेवा और शर्तों को भी देखें, क्योंकि रिटायरमेंट में मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। टीडीएस कटने से कई बार वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी होती है, क्योंकि बाद में रिफंड का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए फॉर्म 15G बहुत उपयोगी होता है। यदि आपकी अंतिम गणना के अनुसार कर देयता 0 है, तो आप बैंक या भुगतानकर्ता को फॉर्म 15G देकर टीडीएस कटने से बच सकते हैं। ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक रखी गई है, इसलिए कई मामलों में कटौती तभी होती है जब ब्याज आय सीमा से ऊपर जाए। फिर भी यदि आपकी कर देयता 0 है, तो फॉर्म 15G आपकी मदद कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिवर्स मॉर्टगेज भी एक विकल्प हो सकता है। इसमें आप अपनी संपत्ति को बेचे बिना उसके बदले नियमित राशि या एकमुश्त राशि प्राप्त कर सकते हैं। नियमों के अनुसार कुछ स्थितियों में इस व्यवस्था के तहत कर संबंधी राहत भी मिल सकती है, लेकिन ये निर्णय लेने से पहले शर्तें, लागत और परिवार पर प्रभाव जरूर समझना चाहिए। अब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें। ये सरकार समर्थित योजना है। इसमें ब्याज तिमाही मिलता है और ब्याज दर कई बार बैंक एफडी के मुकाबले बेहतर हो सकती है। इस योजना में अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपए तक मानी जाती है। इस निवेश पर धारा 80C के तहत कटौती का लाभ भी लिया जा सकता है। ये लाभ पुरानी कर व्यवस्था में लागू होता है। ध्यान रखें, इस योजना का ब्याज कर योग्य होता है और टीडीएस नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए निवेश के साथ टैक्स योजना भी जरूरी है। पैन और आधार लिंकिंग का विषय भी महत्वपूर्ण है। यदि पैन लिंक नहीं होता, तो कुछ स्थितियों में पैन निष्क्रिय माना जा सकता है और इससे रिटर्न, रिफंड, बैंकिंग और निवेश संबंधी कामों में समस्या आ सकती है। देर से लिंकिंग पर निर्धारित शुल्क भी लग सकता है। कुछ मामलों में अतिवरिष्ठ नागरिकों को नियमों के अनुसार अलग व्यवहार मिलता है, लेकिन सुरक्षित तरीका यही है कि दस्तावेज समय पर अपडेट रखें ताकि किसी भी वित्तीय काम में अड़चन न आए। यात्रा से जुड़े लाभ भी कई जगह मिलते हैं। कुछ एयरलाइंस वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देती हैं और बुकिंग के समय वरिष्ठ नागरिक विकल्प चुनना होता है। साथ ही यात्रा के समय पहचान पत्र दिखाना पड़ सकता है। छूट का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, इसलिए बुकिंग से पहले शर्तें पढ़ना अच्छा रहता है। यदि आप ऐसी उपयोगी और काम की जानकारी नियमित रूप से चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट समय पर आपको मिलती रहे। कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से कुछ स्थानीय सुविधाएं और प्राथमिकता सेवाएं मिल सकती हैं। हर राज्य का नियम अलग होता है, इसलिए अपने जिले के सामाजिक कल्याण विभाग या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी सत्यापित करना सबसे सही तरीका है। न्यायालयों में भी कई जगह वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिक सुनवाई की सुविधा मिल सकती है, खासकर जब मामला वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, भरण पोषण या सुरक्षा से जुड़ा हो। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े कानूनों के अंतर्गत उन्हें कानूनी संरक्षण का भी प्रावधान मिलता है। यदि परिवार या संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद हो, तो देरी करने के बजाय दस्तावेज और प्रमाण के साथ समय पर सही कदम उठाना बेहतर रहता है। सरकारी बसों और राज्य परिवहन सेवाओं में भी कई जगह वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट मिलती है, लेकिन ये सुविधा पूरे देश में एक जैसी नहीं है। अलग अलग राज्यों में नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य परिवहन की आधिकारिक जानकारी देखकर ही लाभ लें। बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा भी